नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। अब सुरक्षित कौन? सवाल इसलिए है ये कि देश के प्रधानमंत्री अपने ही साथी से, जहां बहुतायत में उनके साथी हों, उस सदन में जाने से डर रहे हों, तो फिर सीमा का हाल क्या होगा, बॉर्डर का हाल क्या होगा, उन राज्यों का हाल क्या होगा जहां भीषण उत्पात मचा हुआ है। परसों शपथ ग्रहण होती है और रात ही मणिपुर से ऐसे वीडियो सामने आ गए हैं जो देखे नहीं जा सकते। लेकिन सदन में चर्चा हो तब, सदन चिंतित हो तब, विपक्ष को बोलने दिया जाए तब, मीडिया ये बात माने कि विपक्ष की आवाज दबाई जाए तब, इस देश का एक वर्ग जिसे अंधभक्त की संज्ञा दी गई, वो यूजीसी पर तो मोदी का विरोध करने को तैयार है, लेकिन अगर राहुल गांधी का बात आएगी तो फिर मोदी के साथ खड़ा मिलेगा। और इसका मैं पैटर्न नहीं समझ पा रहा हूं। दिन भर जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इस देश को कब तक कोसते रहोगे? प्रधानमंत्री जी, आपको तो लोकसभा अध्यक्ष की आड़ लेनी पड़ी है। लोकसभा अध्यक्ष को आपने अपना प्रवक्ता बना दिया। ये पहली बार हुआ जो संसदीय गरिमा का पद है वो आके बता रहे हैं जो काम संसदीय कार्य मंत्री को करना था। भैया प्रधानमंत्री जी डर गए हैं, महिलाएं अपने दांत निकलवा के आए या दांतों पर कैप लगवा के लाए मोटा वाला, ताकि वो प्रधानमंत्री को काट ना सके। ये मेरे शब्द नहीं है, ये उन्हीं के सहयोगी दल के एक सांसद के शब्द है। तो क्या करें? वो महिला सांसद दांत किसी डॉक्टर के पास अपना कुछ इंतजाम करे? इतने सवाल खड़े हो गए हैं, फिर भी किसी मीडिया ने यह सवाल नहीं कहा कि साहब ये बताइए अध्यक्ष जी, जब प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो देश कैसे सुरक्षित है? मैं यहीं से शुरू करूंगा राकेश सर से। शिव कुमारी, अभी तक तो हिंदू खतरे में था। प्रधानमंत्री विश्वगुरु बन गए, लेकिन हिंदू खतरे में पड़ा हुआ था देश का। अब जिसकी छतरी थी सुरक्षा के लिए विश्वगुरु की, वो ही खतरे में है। और खतरा भी ऐसा वैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी अंडरवर्ल्ड के किसी गिरोह से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा है, डोनाल्ड ट्रंप से खतरा है, चीन से खतरा है। खतरा तो अपने ही लोगों से है। और वो भी कहां? ऐसा नहीं कि सड़क पर चलते हुए किसी आम सभा में जा रहे हैं या कहीं दंगे हो गए उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री कूद पड़े, पंडित नेहरू जैसे कूद पड़े थे जीप से उतरकर। खतरा है संसद भवन के परिसर में, वो भी अंदर, बिल्कुल जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं उस आसंदी पर खतरा है। ये सचमुच बहुत गंभीर बात है। अगर हमारा प्रधानमंत्री देश की सबसे बड़ी पंचायत में सबसे सुरक्षित 3 लेयर उसकी सिक्योरिटी है, कम से कम 3 राउंड की सुरक्षा है, उससे भी ज्यादा ही समझ लीजिए। और प्रधानमंत्री की सुरक्षा तो इस देश में सर्वोच्च स्तर की है, उससे ज्यादा हिफाजत किसी को हासिल नहीं है। और सदन तो सबसे सुरक्षित जगह है ना। कागज फेंकना, नारेबाजी होना, बैनर पोस्टर दिखाना, विरोध के बहुत सारे तरीके हैं, सब अपनाते रहे। जब बीजेपी विपक्ष में थी वो भी यही करती थी। लेकिन अगर प्रधानमंत्री, वो भी नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री, अजैविक, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति तो अवतार हुआ, जीवन और मृत्यु से परे, वो भी अगर अपनी ही संसद में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर असुरक्षित है तो ये सचमुच में बहुत चिंताजनक बात है। और किससे असुरक्षित है? अपने ही समकक्ष सांसदों से। देखिए, प्रधानमंत्री भी तो सांसदों के बीच से ही चुना हुआ एक नेता है, बाकी के सब सांसद समकक्ष हैं एक तरह से। हमारे बीच से एक, ये परिभाषा उसकी, हम सब ने इसे अपना नेता चुना है, यद्यपि हम सब बराबर हैं। उसे खतरा है विपक्ष से। अच्छा, विपक्ष में भी सिर्फ पुरुषों से नहीं है, खतरा महिलाओं से है। 3 महिलाएं प्रधानमंत्री के सामने, ट्रेजरी बेंच के सामने, प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में पहुंचकर खड़ी हो गई थी। उनके हाथ में बैनर था, जो उचित लगे वो करो। इतने मात्र पर प्रधानमंत्री दरवाजे से लौट गए लोकसभा के। बहुत सारे लोगों को यह गलतफहमी थी कि प्रधानमंत्री आए ही नहीं थे। आए थे,
संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें दरवाजे पर ही बता दिया कि हुजूर बहुत खतरा है अंदर, महिला सांसद दांतों से काट सकती हैं आपको। अब बेलन वेलन लेके तो सदन जी। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं आप? सर हम नहीं कर रहे। एनडीए के एक सांसद जो कल एक अंग्रेजी टेलीविजन चैनल पर बतौर एनडीए के प्रवक्ता प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने ये खतरा बताया था कि चूंकि महिला सांसद हथियार लेकर नहीं आ सकती थी, उनके पास आर्म्स नहीं थे, इसलिए सूचना यह थी कि महिला सांसद अपने दांतों से प्रधानमंत्री को काट सकती हैं। यह पराकाष्ठा है मूर्खता की, घटियापन की, निकृष्टता की, कि देश की चुनी हुई प्रतिनिधि, वो भी महिला शक्ति, मातृशक्ति, देवी स्वरूपा, यही लोग ज्यादा कहते हैं, उनको लेकर इतना अनर्गल बयान कि वे प्रधानमंत्री को दांतों से काट सकती थी। ऐसी कौन महिला सांसद है, कौन है जो इतना हिंसक है? कोई पुरुष भी ऐसा नहीं कर सकता। महिलाओं की तो बात ही हम नहीं सोच सकते। ये पूरा प्रपंच रचा क्यों गया था, उस पर आइए। ये बेहूदगी वाली बात है कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता था, हम उस पर भी आएंगे। अगर ये सूचना थी तो क्या करना चाहिए था, लेकिन पहले ये जान लीजिए ये सारा प्रपंच, ये नौटंकी, ये ड्रामा रचा क्यों गया। ये ड्रामा इसलिए रचा गया कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कह दिया था कि प्रधानमंत्री आएंगे तो मैं उनको एक किताब गिफ्ट करना चाहता हूं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सदन में दस्तावेज रखे जाते हैं, पटल पर रखे जाते हैं, सदस्य लोग एक दूसरे से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, हंसी मजाक भी होता है, एक दूसरे की खिल्ली भी उड़ाई जाती है, सब होता है सदन में। अगर एक किताब लीडर ऑफ अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर को गिफ्ट कर देता तो कौन सा आसमान टूट पड़ता। लेकिन हां, आसमान टूट पड़ता है क्योंकि उस किताब में ऐसा कुछ लिखा है जिसे नरेंद्र मोदी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। क्योंकि अगर उनके हाथ में नेता प्रतिपक्ष किताब दे देता, फिर उसके पन्ने पढ़कर सुना देता कि जब टैंक चढ़े आ रहे थे तो प्रधानमंत्री ने कह दिया था जो उचित लगे सो करो। अपनी इस हेठी से बचने के लिए प्रधानमंत्री लोकसभा के दरवाजे से लौट गए। अब उसको लौट जाने को कांग्रेस के नेता भाग जाना कह रहे हैं, मैदान छोड़कर भाग गए, कोई रणछोड़ दास कह रहा है, पता नहीं क्या क्या। बाद में वे राज्यसभा में गए। तो जो खतरा लोकसभा में था वो राज्यसभा में नहीं हो सकता था क्या? वहां भी तो कांग्रेस के सांसद हैं, वहां भी महिला सांसद हैं, वहां भी महिलाओं के दांत हैं, कोई पोपले मुंह वाली तो सांसद होगी नहीं वहां। तो ऐसी स्थिति में यह हास्यास्पद ड्रामा रचा गया कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रिय घटित हो सकता था। गोदी मीडिया, भोंपू मीडिया से खबर चलवा दी गई, ब्रेकिंग न्यूज, प्रधानमंत्री पर हो सकता था सदन में हमला। कांग्रेस ने साजिश रच रखी थी, तैयारी कर ली थी। अब मैं उस सवाल पर आता हूं जो इससे भी ज्यादा जरूरी है। यह सूचना मीडिया को किसने दी? लोकसभा अध्यक्ष ने, सत्ताधारी पार्टी ने। किसने बताया एनडीटीवी को? किसने एबीपी और आज तक को बताया कि प्रधानमंत्री पर हमला होने वाला है, जो ब्रेकिंग न्यूज चली थी? अब जिसने बताया उससे मेरे सवाल हैं कुछ। उसको किसने सूचना दी कि कांग्रेस के सांसद हमला करने वाले हैं? किसने बताया कि महिलाएं काट सकती हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर हाथापाई की नौबत आ सकती है? ये किसने सूचना दी? इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, सीबीआई ने, एनआईए ने, आर्मी की इंटेलिजेंस ने, रॉ ने? किसने इत्तला दी कि प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश रची जा रही है? तो देश को स्पीकर महोदय बताएं कि उन्हें सूचना इस एजेंसी से मिली थी। सवाल नंबर 2, अगर सचमुच में केंद्र सरकार के पास, लोकसभा के स्पीकर के पास यह पुख्ता सूचना थी कि कांग्रेस या विपक्ष या महिला सांसद प्रधानमंत्री पर हमला कर सकते हैं, उनको दांतों से काटा जा सकता है, तो आरोपियों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? 24 घंटे होने वाले, अब तो आज शाम तक हो जाएंगे। कोई एफआईआर कराई लोकसभा सचिवालय ने? लोकसभा के महासचिव ने कोई एफआईआर संसद मार्ग थाने में कराई कि XYZ सांसद फलानी जगह पर बैठकर साजिश रचा? और सब बताना पड़ता है ना। 120 भी आपराधिक षड्यंत्र रचने का
अपराध है। अब भारतीय न्याय संहिता में धारा बदल गई होगी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी पर हमले की योजना बनाना भी अपराध है ना। और क्या संसद या सांसदों की तरफ से संसद परिसर में हुई घटना के मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, वो क्या नाम था उनका, सारंगी जी, राहुल गांधी पर जो दर्ज हुआ था, राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज है संसद मार्ग थाने में कि उन्होंने कातिलाना हमला किया, अटेम्प्ट टू मर्डर, जानलेवा हमले का आरोप। सारंगी थे, मनोज राजपूत थे, दो सांसद थे। सारंगी जी तो चेहरे पर हेलमेट जैसी पट्टी लगाए थे, बड़े बड़े नेता देखने गए और दूसरे दिन पट्टी गायब हो गई। इतनी भयानक चोट थी कि पूरे चेहरे पर हेलमेट जैसी बैंडेज बंधी हुई थी, पट्टियां बंधी थी। वो जब जो देखने गया तो हर बार पट्टी नई तरीके की थी, पहले छोटी थी, फिर बड़ी बढ़ती गई। प्रधानमंत्री जी गए तो पूरा हेलमेट जैसा था, और अगले दिन गायब हो गई। ऐसी कौन सी चोट थी जिसके लिए बाद में इतनी सी बैंडेड भी नहीं चली? बैंडेज का हेलमेट और हटने के बाद इतनी सी रुई भी नहीं चिपकी हुई थी उस पर। तो भाई मेरा सवाल यह है कि देश के प्रधानमंत्री पर हमले की योजना मेरे लिए भी बहुत चिंता की बात। राहुल गांधी को भी जेल भेज देना चाहिए, सबको जेल भेजो, जो लोग प्रधानमंत्री पर हमले की योजना बना रहे थे, किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए। सचमुच में यह अपराध है, गंभीर घटना है। तो एफआईआर क्यों नहीं कराई स्पीकर महोदय ने, लोकसभा महासचिव ने, सचिवालय ने? और सच बात तो यह है कि सत्ता में बैठे हुए लोग बेहद कायर हैं, बहुत डरपोक हैं। पता नहीं वो कितनी सच है या गलत, हम नहीं जानते। हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार साथी एक घटना बताते हैं गुजरात की कहीं की। कोई सज्जन थे मुख्यमंत्री, उनके मुख्यमंत्री आवास के बाहर किसी ट्रक का टायर फट गया था। उसकी आवाज सुनकर वे दौड़े दौड़े बाहर निकले, ड्राइवर 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 लाओ, चिल्लाते हुए दौड़ गए, किसी सुनसान जगह में मिले। अहमदाबाद की पुलिस ढूंढ रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी कहां गायब हो गए। बड़ी मुश्किल से मिले तो उन्हें बताया गया कि हुजूर कोई बम नहीं फटा था, कोई हमला नहीं हुआ था, एक ट्रक का टायर फट गया था सीएम आवास के पीछे। उसके धमाके की आवाज से डरकर मुख्यमंत्री आवास छोड़कर भाग गए थे। पता नहीं क्या नाम था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। एक प्रधानमंत्री, एक और सज्जन थे, उनका नाम तो नरेंद्र मोदी है, देश के प्रधानमंत्री। पंजाब में किसान लोग बैठे थे कई किलोमीटर दूर अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण धरने पर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई किलोमीटर दूर से किसानों के बैठने की इत्तला पर लौटाए वापस। फिर हवाई अड्डे पर अधिकारियों से कहा अपने मुख्यमंत्री से कह देना मैं जिंदा वापस लौट के आया। तो जो प्रधानमंत्री अपने ही देश के किसानों से डरकर वापस चले जाएं, अपनी ही संसद में इस डर से ना आए कि विपक्ष से सांसद हमला कर सकते हैं, वे कितने शूरवीर होंगे, उनका सीना कितने इंच का होगा, इसका अंदाजा अब देश के लोगों को लगा लेना चाहिए। जो प्रधानमंत्री देश पर हमले के समय कोई फैसला न कर पाए, गलवान के बाद कह दे कि चीन के हमारी सीमाओं में, चीन का तो नाम ही नहीं लेते, न हमारी सीमा में कोई घुसा है, न घुसाया है, न कोई चौकी कब्जे में है, उससे क्या उम्मीद करेंगे? पर यह डर अच्छी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री को इतना डरना नहीं चाहिए। देश उनके साथ है, हम सबकी चिंता उनके साथ है। प्रियंका गांधी ने कहा ना कि ये सब बेकार की बात है, कोई हमला नहीं करने वाला। 3 महिला सांसदों से डरकर चले गए। 2 उदाहरण और जोड़कर अपनी बात खत्म करूंगा। आजादी के समय नोआखोली में दंगे चल रहे थे। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नंगे पैर उस दंगाग्रस्त जलते हुए नोआखोली और कलकत्ता में सड़कों पर उतर गए थे, जान की परवाह किए बिना। दूसरा उदाहरण उसी दौर का, विभाजन के बाद दंगे दिल्ली में भी चल रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने हाथ में डंडा लेकर दंगाइयों की भीड़ में कूद गए थे। और आज की तारीख में तो इतनी ज्यादा सुरक्षा है, तब तो प्रधानमंत्री की इतनी सुरक्षा होती भी नहीं थी। साधारण पुलिस, दिल्ली पुलिस रहती होगी, आज तो एसपीजी, एनएसजी, कौन कौन से कमांडो, सुपर कमांडो,
आधुनिकतम हथियारों से लैस ऐसी सुरक्षा में रहने वाले, इस देश की सबसे टॉप की सुरक्षा में रहने वाले प्रधानमंत्री अपने ही घर आंगन में डर रहे हैं। संसद तो उनका प्रांगण है, वे सदन के नेता हैं। इतना डर अच्छी बात नहीं है। वो हमारे गब्बर भाई साहब कह गए ना, जो डर गया सो मर गया, जो डर गया समझो मर गया। तो डरना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी। सर, एक मेरे मन में एक और सवाल उठ रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक संविधान हाथ में पकड़कर एक किताब घूम रहे थे और उस किताब ने बीजेपी के तिलिस्म में सेंध लगा दी, लंका लगा दी तिलिस्म की। 400 सीट को 240 सीटों पर समेट दिया। अब उन्होंने दूसरी किताब उठा ली है और तब कांग्रेस का आंकड़ा 54 सीट था। अब वो 54 से सीधी 100 पर पहुंच गई, यानी डबल हो गई। अब 100 से 200 पर पहुंचने के लिए क्या राहुल गांधी ने दूसरी किताब पकड़ ली है? समस्या यह है, और इस पर किसी ने चर्चा नहीं की। अब किताब बदल गई है और इस बदली किताब में बहुत कुछ छिपा है। हालांकि देश ये बार बार कह रहा है कि राहुल गांधी उन मुद्दों को एड्रेस कर रहे हैं जिन मुद्दों से वोट नहीं परिवर्तित हो सकता है। मैं भी सहमत हूं इस बात में, हमें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि वो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो आदमी के दिल को नहीं छूते। दिल को छूता है रोजगार, दिल को छूती है महंगाई, दिल को छूती है पढ़ाई, दवाई, कमाई। ये तीन ऐसे मुद्दे हैं, कमाई, पढ़ाई, दवाई, कि ये दिल को छूते हैं। ये राष्ट्रीय मुद्दा है और देश सुरक्षित रहेगा तभी तो हमारे मुद्दे काम होंगे। लेकिन दूसरी किताब उसी कलर की मिलती जुलती है, वो लाल रंग की थी, ये भी काली और लाल है, उसमें 4 स्टार और लिखा है। तो देखिए क्या किताब, उस किताब का भय बेचैन किए हुए है? देखिए मैं नहीं जानता इस दूसरी किताब से राहुल गांधी कितनी सीटें बढ़ा पाएंगे, लेकिन इतना तय हो गया है कि नरेंद्र मोदी एंड कंपनी किताबों से बहुत डरती है। डरती तो वो संसद वाली किताब से भी, लोक संविधान वाली किताब से भी है, वो जो लाल रंग की किताबिया राहुल गांधी लिए थे। अब ये और डरावनी किताब आ गई है, क्योंकि इसमें पता नहीं क्या क्या लिखा है ऐसा। इसमें ये सब लिखा है कि जो अपने आप को 56 इंची बताते हैं, जो विश्वगुरु बताते हैं खुद को, उनके पास फैसला लेने की समझ और साहस नहीं है, इसलिए वे इस किताब से भी डरे हुए हैं। आपने ये वाजिब बात कही कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि राहुल गांधी तमाम दूसरे मुद्दों को नहीं उठाते, पर मेरा इसमें कहना यह है कि देखिए वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। नेता प्रतिपक्ष एक तरह से शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है। उसकी जिम्मेदारी में जनता के मामूली से मामूली मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अमेरिका के साथ डील, चीन का अतिक्रमण, सारी चीजें शामिल होती हैं उसकी चिंताओं। वो कोई पन्ना प्रमुख नहीं है बीजेपी का। इसके बावजूद वे महंगाई, बेरोजगारी, हर मुद्दे पर बात करते हैं, हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ते हैं, एक भी पीड़ित के लिए हाथरस पहुंच जाते हैं। अभी उत्तराखंड के दीपक के लिए आवाज उठाई, उन्होंने उसे हीरो बताया। और जो सवाल प्रधानमंत्री से पूछे जा सकते हैं वो प्रधानमंत्री से पूछते हैं। यही तो डर है नरेंद्र मोदी को कि यह आदमी सवाल बहुत पूछता है, किताबों के सवाल भी और जनता के सवाल भी। मोदी के पास न जनता के सवालों के जवाब हैं न किताबों के जवाब हैं। इस किताब का भी खंडन कैसे करेंगे? ये किताब किसी कांग्रेस के नेता ने तो नहीं लिख दी है, किसी ऐसे पत्रकार ने भी, लेखक ने नहीं लिख दी है, पत्रकार या लेखक ने, जिसे आप कह दो ये वामपंथी है, कांग्रेसी है। ये तो आपकी ही थल सेना का मुखिया है, सेवानिवृत्त। उसके लिखे को ना आप व्हाट्सएप की जानकारी कह सकते हैं, न ये कह सकते हैं कि ये किसी कांग्रेस के नेता ने लिखी है। उसने जो लिखा है वो प्रामाणिक है, आप इस बात का खंडन भी नहीं कर सकते। अब तक राजनाथ सिंह ने क्या एक बार भी खंडन किया? क्या अजित डोभाल ने कहा कि मुझे कोई फोन नहीं किया नरवणे ने? क्या एस जयशंकर ने कहा कि मुझे कोई फोन नहीं आया नरवणे का उस दिन? क्या राजनाथ सिंह ने कभी यह कहा कि मैंने उनसे कहा था कि कॉल यू लेटर? क्या राजनाथ सिंह ने इस बात का खंडन किया कि उन्होंने पीएम को ब्रीफ नहीं किया था?
क्या रक्षा मंत्री सदन में खड़े होकर कह सकते हैं कि उन्होंने थल सेनाध्यक्ष से यह नहीं कहा था कि जो उचित लगे वो करो? चूंकि सारी बातें सच हैं और ये सारी सच बातें नरेंद्र मोदी के तिलिस्म को तोड़ने वाली हैं, उनके गुब्बारे में से हवा निकालने वाली, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं वो तो गुब्बारा है, आप लोगों ने फुला दिया था, तो गुब्बारा फूटने के डर के चलते नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आ रहे। बाकी राज्यसभा में उन्होंने जो कुछ कहा वो इतना हास्यास्पद है कि नेहरू ने जो बात कही थी कि 35 करोड़ लोग मेरी चिंता का सबब हैं, मेरी चिंता है, उन्होंने सदन में कह दिया कि विदेश में जाकर नेहरू जी ने कहा कि 35 करोड़ लोग मेरे लिए समस्या है। एक व्यक्ति होता है जो अपने परिवार की समस्या को, अपने लोगों की समस्या को अपनी समस्या बताता है कि मेरी चिंता का विषय है मेरे मोहल्ले के लोगों की परेशानी, मेरे देश के नागरिक 35 करोड़ हैं, उनकी चिंता, उनकी समस्याओं की चिंता मेरा कंसर्न है, मेरी चिंता का सबब है। सारी बातें उन्होंने अनर्गल कही। और अंतिम बात जोड़ देता हूं, उन्होंने बोफोर्स का भी जिक्र किया। आज के अखबारों की हेडलाइन है, हम इस देश को बोफोर्स से लेकर ट्रेड डील तक ले आए हैं। प्रधानमंत्री जी को कोई बताए कि 4 फरवरी 2004 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय ही राजीव गांधी और बाकी सब लोग जो उस मामले में आरोपी बनाए गए थे, सब निर्दोष साबित हो चुके हैं, बाइज्जत बरी हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में उसकी अपील लगाई गई, वहां से भी बरी हो गए। अदालतों ने कहा कि सीबीआई ने कोई सबूत नहीं दिया, कभी साबित नहीं कर पाए। 2012 में स्वीडिश पुलिस के मुखिया ने बयान दिया कि राजीव गांधी पर लगे सभी आरोप फर्जी थे। तो बोफोर्स का रोना क्यों रो रहे हो आप सदन में? और रो ही रहे थे तो एक बार याद दिला देते कि करगिल युद्ध की जीत बोफोर्स तोप के माथे पर लिखी है। अगर बोफोर्स तोप नहीं होती तो करगिल में हम कहां खड़े होते, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जी शिव कुमार। नहीं सर, आपने बहुत शानदार तरीके से समझाने का प्रयास किया। एक छोटी सी टिप्पणी बस मांगूंगा, एक बहुत छोटी। इस किताब से बचने के लिए क्या महिला सांसदों की वोट ली गई? देखिए, ये वोट भी उल्टी पड़ गई है। इस वोट के पीछे उन्होंने छुपने की कोशिश की है, लेकिन कौन इस देश का ऐसा नागरिक होगा? मैं तो कह रहा हूं नरेंद्र मोदी के अंधभक्त भी कैसे ये मान लेंगे कि महिला सांसद उन पर हमला कर सकती थी, उन्हें दांत से काट सकती थी? कौन मान लेगा? हमारे आपके परिवारों की महिलाएं, हमारे आपके नाते रिश्तेदार सुबह मॉर्निंग वॉक में व्हाट्सएप वाले ज्ञानी अंकल आंटीज, कौन इस बात को मान लेगा कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है? इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये तीर भी उल्टा पड़ गया है, ये दांव भी उल्टा पड़ गया है। इससे खिल्ली और उड़ रही है। लोकसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को कायर और साबित करा दिया देश भर के सामने कि मैंने ही उनसे कहा मत आना, खतरा है, और उन्होंने मान लिया। मैं तो साफ कह रहा हूं, उनकी जगह कोई और होता, उसे स्पीकर ने ये कहा होता कि हमले का खतरा है, तब भी वो ये कहता कि मैं इस खतरे के बावजूद आऊंगा। मुझे अपने देश के लोगों पर, संसद में बैठे अपने विपक्षी साथियों पर भी इतना भरोसा है कि वे ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकते, और मैं किसी से डरता नहीं हूं। फिर भी अगर मुझ पर वे हमला करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, मैं सीना तान कर उनका सामना करूंगा। नरेंद्र मोदी जाकर तो दिखाते सदन में, न जाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे लोकसभा अध्यक्ष की सूचना पर डर गए थे। क्या क्या दिलों का खौफ छुपाना पड़ा हमें, खुद डर गए तो सबको डराना पड़ा हमें। अपने दिए को चांद बताने के वास्ते, अपने दिए को चांद बताने के वास्ते बस्ती का हर चिराग बुझाना पड़ा हमें। तो नरेंद्र मोदी खुद डरे हुए हैं, इसलिए दूसरों को डराने की कोशिश करते हैं। सत्ता में बैठे सारे लोग इतने डरपोक हैं कि तमाम सारी सरकारी एजेंसियों, सत्ता के बल पर विपक्ष से लेकर आपको, हमको, सबको डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में वे खुद डरे हुए हैं। जी शिव कुमार। चलिए सर, आपने बहुत बेहतरीन अंतिम जो शेर कही उससे बहुत कुछ साफ कर दिया कि बस्ती के दिए बुझाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।